दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो जैसे बेसिक फिटिंग में अभी लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, तो लास्ट क्लासेस में देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फाइल्स होते हैं उसके यूजेस देखे थे, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस देखे थे। तो आज हम जो है बेसिक फिटिंग्स में ही जो आपके मेजरिंग एंगल्स जो होते हैं, कैसे मतलब कोनों का मापन करते हैं, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करे जाते हैं, तो उसके बारे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं। तो जैसे कोण होता है, कोण की जो इकाई होती है वो कोण जैसे मापने के लिए एक वृत्त में जो होता है 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जबकि आपका आधा वृत्त होता है उसमें 180 डिग्री का होता है। तो उसके एक भाग जो होता है, जैसे 360 भाग हो गया, उसको 360 डिग्री हो गया। तो प्रत्येक एक जो भाग होता है उसको डिग्री कहा जाता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये चाप है, ठीक है, ये जो है चंद्रमा जिसको बोलते हैं, चांद है। तो इसमें देखोगे ये 0 है, 10 है, 20, 30, ऐसे करके टोटल 180 डिग्री का दिया हुआ है एंगल इसमें। जिसमें इसमें एंगल दिया हुआ है, एक आपका बी है, बी से ओ, और इधर एक का सी ओ बी थी, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ का ये आपका सी है, सी ओ और बी। तो इसका जो एंगल बन रहा है ये आपका 114 डिग्री का है। इसको काउंट करना है जैसे, तो यहाँ पे देखोगे ये 60, 65, 66 में है, ठीक है, 66 है, और इधर 180 है। तो 180 में माइनस करोगे 66, तो आपका 114 डिग्री आएगा। उसके बाद देखते हैं जो इसके उपखंड होते हैं, सब डिविजन्स ऑफ एंगल में। तो इसको और अधिक सटीकता से मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें डिग्री को जो है आगे बढ़ा, मतलब जो 1 डिग्री होती है उसको 60 बराबर भागों में भी बांटा जाता है। जो इसका एक भाग जो होता है वो मिनट कहलाता है, और मिनट को फिर से उसको बांटा जाता है 60 भागों में। तो जो होता है उस एक भाग जो होता है वो सेकंड होता है। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे उपयोग डिग्री के ऋणात्मक भाग को जो है दर्शाने के लिए, और इसे 30 डिग्री जैसे 15 मिनट लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में जो आप उसको करोगे तो उससे यूनिट जो है बेसिकली जो इकाई होती है उसकी छोटी करने के लिए, छोटे उसमें और समझने के लिए जहाँ जहाँ होगा उसका एक्यूरेसी का जो होता है उस केस में यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें 1 मिनट को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जैसे सेकंड के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होता है। आप घड़ी के कांटे से भी वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। डिग्री हो गया, मिनट हो गया, और सेकंड जो होता है, तीनों जो होता है कोण का माप होता है। इसको ऐसे करके डिग्री का जो होता है, जैसे डिग्री के लिए होगा 30 डिग्री, तो ये हो गया डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आपका मिनट का लेते हो ये मिनट का हो जाएगा। फिर आपका सेकंड के लिए 2 आ जाएंगे। ठीक है, और वही चीज़ जो है इसमें फुट और इसमें जाओगे तो ये आपका फुट हो जाता है, ये इंच हो जाता है। इसमें 1 है तो मिनट हो गया, ये 2 है तो सेकंड हो गया। आगे जैसे इसका विभाजन किया हुआ है, ठीक है, तो जो विभाजन है उसमें देखते हैं, एक कंप्लीट सर्कल है उसमें 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो 1/2 हाफ सर्कल है, जैसे ये पूरा सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल, तो इसमें 360 का बनेगा। वहीं आपका जैसे ये चंद्रमा और चांद वाला है, तो ये आपका 180 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये वाला, तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल वो जो होता है आपका राइट एंगल होता है। इसमें सब डिवीज़न का देख रखा है, 1 डिग्री जो है ऐसे लिखा जाता है, 1 डिग्री उसको 60 मिनट होता है, 60 मिनट को ऐसे लिखा जाता है। वही 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड, और 60 सेकंड को इस तरह से लिखा जाता है। और कोणीय माप जो उपकरण होते हैं, अर्ध सटीकता मतलब एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सेमी प्रिसीजन वाले जो होते हैं, उसमें जैसे आपका बेवल गेज आएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज आ जाएंगे। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है, एक बेवल गेज है, ये आपका बेवल गेज है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, और ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। तीनों के बारे अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले बेवल गेज के बारे देखते हैं। तो बेवल गेज में क्या होता है, सीधे कोनों को जो है इसमें माप नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो है अप्रत्यक्ष कोणीय माप उपकरण है। ये जो आपका दिख रहा है ऐसे, ये फिट पॉइंट बैठता है जहाँ पे भी चेक करना होता है, फिर उसको हम उसका जो माप ले गया और प्रत्यक्ष माप ले हो गया, उसके बाद उसका जो कोण का जो आया है उसको क्या करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर में इसमें सेट करते हैं। जैसे ये अपना सेट किया हुआ है, ये जैसे ये वाला पोर्शन जो आएगा यहाँ पे लगेगा ऐसे, इसको सेट करेंगे, जितने एंगल पे आएगा वो दिखा देगा कितना एंगल है। ठीक है, तो बेवल गेज जो है इसकी
इसकी सहायता, ये अप्रत्यक्ष मापी है, ये भी अप्रत्यक्ष मापी है, यूनिवर्सल वाला भी, ठीक है। इसको बेवल प्रोट्रैक्टर में यूज करना होगा, तब जाके उसका एंगल फाइंड आउट होगा कि कितना है बोल के, ठीक है। तो बेवल गेज से फिगर दिया हुआ रहता है, इसका नाम पूछता है ये कौन सा गेज है। सेम चीज़ इसमें यूनिवर्सल बेवल गेज का भी फिगर दिया रहता है, बाकी इसकी एक्यूरेसी पूछी जाती है, ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो आपका 1 डिग्री होता है, सटीकता दे रखा है 1 डिग्री होता है, ठीक है। अभी जैसे इधर छूट गया, तो ये आपका पूछा जाता है 1 डिग्री में कितना मिनट होता है या ये कितना सेकंड होता है, ठीक है। और 1 डिग्री को जो होता है कितने बराबर भागों में, वो आपका सेकंड में या फिर मिनट में विभाजित किया जा सकता है, वो सवाल पूछता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में सीधा सेकंड यदि पूछ देगा तो आपका 6 चौका 3600 हो जाएगा, ठीक है। 3600 सेकंड हो जाएगा। आगे यूनिवर्सल बेवल गेज में देखते हैं, तो ये भी आपका जो है, ये इसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त ब्लेड दिया हुआ रहता है। जैसे बेवल गेज में क्या होता है, एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। इसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त ब्लेड होता है, जिससे क्या होता है कि ये साथ में मतलब मापने में कोण जो है अतिरिक्त ब्लेड दिया रहता है, जो मतलब दूसरे जो कोण होते हैं साथ में ही, तो उनको भी मेजरमेंट मतलब मापने में जो है वो मदद करता है, जिन्हें एक साधारण बेवल गेज की सहायता से जांचा नहीं जा सकता है। अब साधारण बेवल गेज जो होता है उससे जांचा नहीं जा सकता है। जैसे फिगर 4 में दिया हुआ है, ये आपका फिगर 4 है, ये वाला ऐसे करके यूज किया हुआ है इसमें, और ये वाला एंगल निकाला हुआ है। तो इसके लिए फिर क्या है, यहाँ पे ये बेस बन गया और यहाँ से निकाल दिया, इसका एंगल फिर निकालना पड़ेगा अलग से। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी किया हुआ है और इस पे भी किया हुआ है। वहीं बेवल प्रोटेक्टर में क्या होता है, बेवल प्रोटेक्टर जो होता है एक सीधा कोणीय माप उपकरण है। बेवल प्रोटेक्टर जो है ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है, सीधा कोण मापने वाला जो है ये उपकरण है, जिसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, और इसकी जो सटीकता जो होती है, मतलब एक्यूरेसी जो होता है 1 डिग्री का होता है, ठीक है। बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है 1 डिग्री सटीकता में उसके भीतर मापा जा सकता है। आगे देखते हैं हम कॉम्बिनेशन सेट का। इसमें जैसे सवाल बनते हैं, तो आपका सवाल बस यही बनता है, फ़ोटो दिया जाता है, ठीक है। इस फोटो का नाम पूछेगा क्या है, ये तो बेवल गेज है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है, और इसकी एक्यूरेसी पूछी जाती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपका सटीकता पूछा जाता है, तो 101 डिग्री हो जाएगा सटीकता। और इसमें पूछा जाता है टोटल नंबर्स ऑफ जो ग्रेजुएशन किए होते हैं वो कितने होते हैं, तो 0 से लेकर 180 तक होता है, 180, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन सेट में। तो कॉम्बिनेशन सेट भी जो है एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और साथ में इसका उपयोग और भी दूसरे तरह से यूज किया जाता है, जैसे राउंड बार की हेड निकालने के लिए ऐसा यूज किया जाता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन सेट्स के, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रिसाइजली थोड़ा इसमें मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको भी देखते हैं हम, ठीक है। तो चलो, बाकी जनरली ये जैसे क्या होता है, इसका यूज कभी कभी इसके मल्टीपल यूजेज हो जाते हैं, क्योंकि आप इसमें एंगल मेजरिंग के साथ साथ इसमें क्योंकि प्रोटेक्टर हेड भी लगा होता है, और साथ ही आपका जैसे स्क्वायर हेड लगा रहता है, तो स्क्वायर हेड में 90-45 डिग्री दोनों होते हैं। उसमें आप मार्किंग करने के लिए जॉब को लगा के सीधा मार्किंग भी कर सकते हो। उसके बाद सेंटर हेड और राउंड बार का जो होता है उसका सेंटर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसके मल्टीपल यूजेज होते हैं। जैसे इसका उपयोग जो होता है लेआउट वर्क में हो गया, लेआउट कार्य में माप का हो गया, उसके बाद कोनों की जांच के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन सेट है पूरा, ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप देखोगे इस साइड का एक इस साइड है, एक ये है, 3 है, ठीक है, और एक ये चौथा है। इसमें सबके बारे में पूछा जाता है नाम, ठीक है। तो ये जो आपका है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सेट है, तो सबका मिला जुला जोड़ जो है ये कॉम्बिनेशन सेट हो गया। ये आपका जो है ये आपका प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है, ये आपका सेंटर हेड है, ये आपका स्क्वायर हेड है। इसमें जैसे यहाँ पे एक स्प्लिट लेवल है, यहाँ एक स्क्राइबर है। ये दूसरा नंबर जो है ये आपका स्क्वायर हेड है। उसके बाद ये क्लैंप नट है, इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी, ये आपका रूल हो जाएगा। उसके बाद ये 90 डिग्री बन रहा है, ये सेंटर हेड का है, ठीक है। यहाँ पे 45 का और यहाँ पे 90 डिग्री का। तो
तो ये पूछा जाता है एंगल कितना एंगल पे मेजरमेंट कर सकता है 90 डिग्री 45 पे, ठीक है, 90 और 45 डिग्री पे यूज करा जाता है, ठीक है। बाकी ये जो होता है रूल होता है, बाकी पार्ट के नाम पूछे जाते हैं, तो पार्ट के नाम मैंने बता दिए हैं। ये आपका स्क्वायर रोड हो गया, उसके अंदर ये जैसे ये आपका स्क्राइबर हो गया ऊपर का, ये वाला पार्ट स्क्राइबर हो गया, फिर यहाँ पे स्प्लिट लेवल लगी होती है, फिर आपका क्लैंप नट हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया, ये सेंटर हेड हो गया और ये रूल हो गया। आगे देखते हैं कि करके सबका जो यूज़ है उसका देखते हैं। तो प्रोटेक्टर हेड जो होता है, प्रोटेक्टर हेड को घुमाया जाता है और अलग अलग किसी भी आकार मतलब कोण में आप उसको सेट करके उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। और इसकी जो सटीकता होती है, उपयोग जो होती है, 10 की सटीकता के भीतर जो है कोण को चाहिए था मापने के लिए जुड़ा हुआ स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेट करके उपयोगी होता है। तो इसमें जैसे देखोगे आप, तो ये जो प्रोटेक्टर हेड है इसका स्पिरिट लेवल दे रखा है, इधर लगा के फिर ऐसे ऐसे पैरेलली हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर इसको 10 की सटीकता के भीतर जो होती है कोनों को जांच करने के लिए जो स्पिरिट लेवल लगा होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, तो जिससे उसको लगाने के लिए उपयोगी होता है। आगे देखते हैं स्क्वायर हेड। तो बेसिकली प्रोटेक्टर हेड क्या होता है, कोण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, कोण पर सेट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर हेड का। तो स्क्वायर हेड में क्या होता है, 90 और 45 डिग्री का होता है। तो जो स्क्वायर हेड में एक मापने वाला जो फेस होता है एक 90 डिग्री का होता है, एक दूसरा जो होता है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है 90 और 45 डिग्री के कोण को जांचने के लिए भी किया जाता है, जांचने और छेद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साथ ही जो होता है मशीनों पर वर्कपीस सेट करने और स्लॉट की गहराई मापने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये जैसे दिया हुआ है, ये स्लॉट की गहराई नाप रहा है, इसमें भी माप रहा है। ये आपका सेंटर हेड का यूज है, राउंड बार का यूज कर रहा है। और ये प्रोटेक्टर हेड का, ये आपका दे रखा है प्रोटेक्टर हेड का, इसमें ये प्रोटेक्टर हेड है। सेंटर हेड क्या होता है, सेंटर हेड जो होता है जो राउंड बार होते हैं मतलब बेलनाकार जो जॉब होते हैं उनका केंद्र सेंटर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केंद्र का पता लगाने के लिए सेंटर हेड का यूज किया जाता है, किसका, बेलनाकार जो जॉब होते हैं उनका। उसके बाद सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। जैसे उपयोग कर लिया उसके बाद अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। और भंडारण करते समय क्या है, काटने के उपकरण के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है डैमेज हो सकता है, और डैमेज होने से फिर क्या होता है एक्यूरेसी चली जाती है। बाकी ये बता दिया। अब जो स्क्वायर हेड है उसका स्लॉट मापने के लिए, लेआउट में एंगल मेजरमेंट करने के लिए 90 या 45 डिग्री का, ये जैसे फिगर 2 में दिखा रहा है वो 90 डिग्री का कर रहा है, ये 45 डिग्री का मेजरमेंट कर रहा है। ये स्लॉट की गहराई मापने के लिए। और फिगर 5 जो है ये सेंटर हेड में है, ये राउंड बार जो है उसका सेंटर निकालने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी ये आपका प्रोटेक्टर हेड है, इसमें ये वाला पार्ट दे रखा है प्रोटेक्टर हेड का। आगे देखते हैं अंग्रेजी और हिंदी में जो होते हैं जो मेजरिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे देखते हैं, ठीक है। तो आवश्यक क्या क्या ज़रूरत है, क्यों ये चीज़ें मानकों का वर्णन किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो एक एक चीज़ करके। तो नेसेसिटी, तो बेसिकली पहला जो है आवश्यकता है, ठीक है। क्यों आवश्यक है, आवश्यकता इसकी क्यों है, तो जो भी भौतिक मात्राएं हैं उसको एक बेस मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वही संदर्भ में मापा जाता है। तो किसी चीज़ की एक बेसिक आधार होती है, उस आधार के लिए हमारा ये चीज़ ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड बनेगा, जब भी ताकि एक आधार में जाके हम हर एक जगह पे जो एक अलग अलग कंट्री में जैसे होता है तो अलग अलग रखे हो तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस आएंगे, तो उसको समझने में फिर दिक्कत होगी। तो उसके हिसाब से एक मानक बनेगा जो कहीं से मैच करता हो लगातार। तो जैसे कि हमारा मैट्रिक सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम है तो वो कई देशों में ये यूज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है ईजिली हम उन चीज़ों को क्या होता है कंपेयर करके एक दूसरे से फिर आसानी से उन चीज़ों को वह चीज़ें उपलब्ध हो जाती, तो फिर प्रोडक्शन में भी दिक्कत नहीं आती। उसके लिए क्या होता है एक स्टैंडर्ड बना होता है, और मानक जैसे बना होता है उसके पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उस पैरामीटर में होने चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है यूनिट का, ठीक है। यूनिट जो होता है एक प्रकार की मानक या निश्चित मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग जो है अन्य प्रकार की मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट जो होता है बेसिकली किसी चीज़ की इकाई को प्रसिद्ध उसके लिए परिभाषित किया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ चीज़ उसकी निश्चित एक मात्रा होती है, एक पैरामीटर सेट होता है कि इसी पैरामीटर में होगा और वो हर जगह वही चीज़ होगी। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में क्या है BIS करके है, तो ब्यूरोज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो वो बनाती है
उसका किसी चीज़ का वो एक मानक बनाती है कि इस चीज़ का वैल्यू या फिर इस चीज़ का जो लंबाई चौड़ाई होगी वो इतनी होगी, इस सेट में पाया जाएगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, फिर उसमें आता है क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। हर एक इकाइयों को फिर वर्गीकरण किया जाता है। उसमें दो तरह की इकाइयाँ होती है, एक मौलिक इकाइयाँ होती है, दूसरी जो होती है व्युत्पन्न इकाई होती है। तो इसी को बोलते हैं, एक फंडामेंटल होता है, एक ड्राइवेड होता है। ठीक है, दो वर्गीकरण में मौलिक में जो होता है तीन होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। तो इसमें दे रखा है लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल मात्राओं की इकाइयाँ होती है। ठीक है, तो लेंथ का जैसे हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इसमें भी अलग अलग आती हैं। ठीक है, इसके बारे देखते हैं। तभी मूल मात्रक जैसे देख ली, मौलिक इकाइयाँ जो हैं उसमें तीन होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है। ठीक है, वहीं व्युत्पन्न में क्या होती है, इसमें होती है पाँच, इसमें चार ही दिया हुआ है। एक और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। इसमें क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दबाव हो गया, बल हो गया, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसका मूल होता है इकाई। ठीक है, बाकी क्षेत्रफल के एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपका आयतन का क्यूब हो जाएगा, जैसे डेंसिटी हो जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, सॉरी वॉल्यूम है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है ना, इसका मीटर क्यूब हो जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया, दबाव हो गया, फिर उसके बाद बल हो जाएगा, एक आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें इकाइयों की जो प्रणाली होती है वो चार तरह की होती है, जिसमें एक आपका FPS हो जाएगा, CGS हो जाएगा, MKS हो जाएगा, और एक SI हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी जैसे ये FPS जो होता है फुट पाउंड सेकंड होता है, ये चीज़ें लेंथ मास टाइम जो है उसी के यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ का हो जाएगा, इसमें फुट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है, तो वहाँ पे FPS होती है फुट, पाउंड और सेकंड। जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको पाउंड में ये करते हैं, और टाइम का तीनों जगह पे सेम ही है, सेकेंड ही है। ठीक है, उसके बाद CGS में होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये चीज़ें भी इंडिया में, और MKS भी इंडिया में भी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फिर उसके बाद SI जो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कह लो, या इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है वो होता है। तो जैसे इसमें दे रखा है FPS में जो होता है ब्रिटिश प्रणाली में, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की जो इकाई होती है फुट होती है, पाउंड होती है और सेकंड होता है। वहीं आपका CGS जो होता है, CGS बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय की जो इकाइयाँ, मूल इकाइयाँ हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है। वहीं MKS में क्या होता है, अन्य की मीट्रिक प्रणाली है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की जो मूल इकाई होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद SI होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, जो क्या होता है, क्या संदर्भित किया जाता है, जो फिर मीट्रिक की मूल इकाइयाँ होती है, जिसमें नाम और प्रतीक टेबल 1 सूची में दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं हम SI में जो दिया हुआ है, इसमें आपके 7, 3 और 3, 6 दिखा रहा है। ठीक है, इसमें 7 होते हैं, 3, 3, 3, 6, एक कोई रह रहा है। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसी में आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मूल आ जाता है। ठीक है, इसी में आता है सातवां जो है। बाकी 6 ही देख लेते हैं हम। लेंथ का मास हो जाएगा, उसका चिन्ह जो होता है M होता है, वही ब्रिटिश में फुट हो जाएगा, चिन्ह जो होगा F हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, इसमें पाउंड हो जाएगा। समय का जो है मैट्रिक में सेकंड हो जाएगा, इसमें भी सेकंड है। उसके बाद मौजूदा देख रखा है, तो ये आपका हो जाएगा बिजली का हो जाएगा, मतलब करंट का जो है एम्पियर हो जाएगा, इसमें भी एम्पियर हो जाएगा। तापमान का मैट्रिक में केल्विन होता है, और ब्रिटिश में फ़ारेनहाइट होता है। प्रकाश की तीव्रता का होता है कैंडला, और इसमें भी कैंडला होता है। आगे चलते हैं, मौलिक इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ जो है उसकी वर्गीकरण की गई है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है सभी प्रणालियों में FPS, CGS, SI सिस्टम और MKS सिस्टम की जो है मूलभूत इकाइयाँ हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें जो देखने वाली है आपको, मेजरिंग जो स्टैंडर्ड हैं उसमें नेसेसरी क्यों है, क्या ज़रूरी है, उसके पीछे का रीज़न तो हमने देख लिया कि क्या होता है कि स्टैंडर्ड दे दो तो उस चीज़ों में सारे पैरामीटर जो होंगे ना हर जगह सेम मिलते हैं, उसमें फिर आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग हो जाएगा, मौलिक इकाइयाँ। उसके बाद दो तरह में, मौलिक और व्युत्पन्न में। फिर मौलिक में क्या होता है, लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन चीज़ें होती हैं। व्युत्पन्न में इन्होंने दे रखा है चार का। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन,
दबाव और बल, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर उसमें 4 इकाइयों में बांट रखा है, जिसमें आपका एपीएस हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा, एमकेएस हो जाएगा और एसआई हो जाएगा। तो बाकी सबके बारे में बता दिया। फुट पाउंड सेकंड हो जाएगा इसमें, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई का हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम। इसी में टेबल 1 जैसे दिया गया था, इसमें तो मूल मात्राएं जो है, मूल मात्रा को मीट्रिक इकाई में और ब्रिटिश इकाई में, लेंथ का, लंबाई, द्रव्यमान का, समय का, मौजूदा बेसिकली ये करंट हो जाएगा बिजली का, ठीक है, तापमान का और प्रकाश की तीव्रता का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैट्रिक में ज़रूरी है। लेंथ का जो होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, और ये आपका मौजूदा लिख रखा है तो ये आपका करंट हो जाएगा, उसका एम्पियर हो जाएगा, तापमान का केल्विन और प्रकाश की तीव्रता का कैंडला। वहीं आपका इसमें ब्रिटिश में अलग अलग दे रखा है, लंबाई का दे रखा है, लंबाई का आपका फुट दिया हुआ है, फिर द्रव्यमान का पाउंड दिया है और टाइम का आपका सेकंड दिया है, करंट का एम्पियर दिया है, टेम्परेचर का जो एक फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपका प्रकाश की तीव्रता का कैंडला दिया हुआ है, ठीक है। आगे जो है सरफेस गेजेस के बारे, ठीक है, बेसिक फिटिंग में ही है ये आपका। सरफेस गेजेस के बारे देखते हैं। तो सरफेस गेजेस जो होते हैं उसके यूज़ देखेंगे हम, ठीक है। सरफेस गेजेस जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको देखेंगे, उसके क्या लाभ हैं, फिर उसको रख रखाव का कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस गेज जो होता है एक सामान्य जो मार्किंग औजार होता है, जिसका उपयोग जो है मार्किंग में किया जाता है, ठीक है। इसमें ये जैसे दिया हुआ है, ये आपका सरफेस गेज है, जिसमें डेटम सतह के साथ समांतर रेखाएं खींचना है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड टाइप का, ठीक है, और एक होता है यूनिवर्सल टाइप का, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे फ़ोटो दिया हुआ है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ये जो है ये फिगर दिया रहेगा और इसका पूछेगा ये क्या प्रोसेस है, मतलब जो इसमें क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है। तो डेटम सतह के साथ जो है लंबा समांतर से जो रेखाएं हैं वो खींच रहा है, ठीक है। तो ये आपका सरफेस गेज भी बेस पर रखा हुआ और ऊपर जो है पैरेलल लाइन खींच रहा है, ठीक है। तो ये सीधा फिगर आएगा, सवाल पूछेगा, उसमें आंसर लिखना होगा। तो डेटम सतह के साथ समांतर खींच रेखाएं जो है वो खींच रहा है। वहीं ये जो है डेटम सतह के साथ समांतर मशीनों पर जॉब सेट करना। तो ये क्या कर रहा है, जो डेटम सतह है, तो ये आपका डेटम सतह ये हो जाएगा। इसके साथ जो होता है जो समांतर मशीन होते हैं, इसका पैरेलल मशीन, इसके पैरेलल ऐसे ऐसे ये है और इसका पैरेलल ये है। तो मतलब इसकी यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ के बीच की दूरी दोनों सेम होनी चाहिए। तो ऐसे करके इसको सेट किया जा रहा है। ये फिगर दिया रहेगा, आपका आंसर में ये लिखा रहेगा कौन सा है इनमें से। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक कर रहा है, ठीक है, केंद्रित करना। जैसे ये लेथ मशीन में लगा हुआ है, जॉब की ऊंचाई, समानता की जांच करना, जॉब की हाइट को, उसके बाद समानता की जांच करना, जॉब की मशीन स्पिंडल पर केंद्रित करना है। तो कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे भी सरफेस गेज का यूज किया जाता है। उसके बाद टाइप जो है डिफरेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं सरफेस गेजेस, जिसमें आपके एक फिक्स टाइप का हो गया, फिक्स्ड को आप सॉलिड भी कह सकते हो। उसके बाद एक आता है यूनिवर्सल टाइप का, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं सरफेस गेज, जो बेसिकली क्या होता है मार्किंग में यूज होते हैं। तो सरफेस गेज में जैसे होता है जो आपका फिक्स टाइप का होता है, उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, निश्चित प्रकार के सरफेस गेज में एक भारी सपाट आधार होता है, एक स्पिंडल होता है सीधा खड़ा होता है, जिसमें एक स्नग, एक क्लम्प और नट के साथ एक स्क्राइबर जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखते हैं हम, ये आपका फिक्स टाइप का है, ठीक है। तो ये आपका भारी बेस हो गया, ठीक है, ये आपका स्पिंडल हो गया, ये स्क्राइबर हो गया, ये आपका नट हो गया, फिर आपका ये स्नग हो गया और ये स्पिंडल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या होता है, मार्किंग में यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, दूसरा जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज, उसका भी मार्किंग में यूज होता है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है ना, मतलब गाइड पिन दी होती है। तो गाइड पिन की सहायता से किसी भी डेटम सारे को समांतर जो है पैरेलल रेखाएं, मतलब समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में मेन क्या है, ये चीज़ तो बता दिया। बाकी इसमें और चीज़ें हैं, इसमें अतिरिक्त विशेषताएं, स्पिंडल को किसी भी स्थिति में सेट किया जा सकता है। जैसे फिक्स वाले में क्या होता है, उसको जहाँ तहाँ सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। वहीं यूनिवर्सल में क्या होता है, वो कहीं भी सेट किया जा सकता है। साथ ही उसमें बढ़िया समायोजन की जो होती है, बढ़िया जो समायोजन है उसको अच्छा से सेट करने के लिए जल्दी से जल्दी सेट भी किया जा सकता है और बेलनाकार सतहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद गाइड पिन की सहायता से किसी भी डेटम से आना मतलब पैरेलल लाइन खींचने के लिए वो सहायक करता है, ठीक है। और फाइन एडजस्टमेंट के लिए भी गाइड पिन का यूज किया जाता है। उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो उसमें बेस हो गया, रोका माव हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल हो जाएगा, गाइड पिन हो गया, वी ग्रुप्स हो गया, बेस हो गया, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया, स्क्राइबर स्नैक और क्लैंपिंग नट हो गया, ठीक है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। बेस जो होता है वो आधार स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। उसका जो बेस होता है आधार स्टील का या कास्ट आयरन से बना होता है, जिसके नीचे जो होता है वी ग्रुप बना होता है। तो वी ग्रुप क्या होता है, उस पर जो सर्कुलर वर्क पे बैठने में मदद करता है। जो आपका सर्कुलर वर्क होता है वहाँ पे वी ग्रुप क्या होता है, डायरेक्टली वो बैठ जाता है, तो उस पर टच आ जाता है ना। तो वैसे जैसे ऐसे आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे वी ग्रुप बना दो ना, ये आपका प्रॉपर ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। ये हिलेगा नहीं ज़्यादा, तो उसके लिए मदद करता है, ठीक है। बाकी बेस में लगे गाइड पिन किसी भी डेटा में से लाइन को स्क्रैप करने में फिर मददगार होता है। जैसे बेस में जो गाइड पिन लगे होते हैं उससे क्या होता है, जैसे ये आपका गाइड पिन दिखाता हूँ, ये आपकी ये गाइड पिन है, एक ये है, ये है। उससे क्या होता है, आइडिया लग जाता है, तो आप इजीली कहीं पे भी सेट करके फिर आप पैरेलल लाइन को या फिर जो उसके डेटम लाइन की इसकी सहायता से स्क्रैप करने में वो क्या होता है, फिर आपको लाइन खींचने में सहायता करता है। वहीं रोका आर्म जो होता है, रोकर आर्म बेसिकली ये है, ठीक है। ये जो है रोकर आर्म है, इससे हम सेट करके इसको किसी भी ऐसे घुमा के सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है रोकर आर्म में जो होता है स्प्रिंग और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ बेस को जोड़ा जाता है। इसको उपयोग जो होता है ठीक समायोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको जैसे अभी क्या है, ये स्ट्रेट खड़ा है, तो इधर से आप सेट करोगे तो ये बेंड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके आप फिर उसको मार्किंग कर सकते हो। फिर यदि इसको टाइट ढीला कर देते हो तो ये इधर भी ला सकते हो, इधर ला सकते हो। ऐसे करके इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में सेट करके फिर इसमें मार्किंग किया जा सकता है। इसके पार्ट देखेंगे, पार्ट के भी नाम पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्लैंपिंग नट होता है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे और आसानी से समझ में आएगा। ये आपका क्लैंपिंग नट हो गया, ये आपका स्नग हो गया, ये आपका स्क्राइबर हो गया, जिसमें ये बेंट स्क्राइबर हो गया, जो फिक्स टाइप का था उसमें वो सॉलिड स्क्राइबर था, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, फिर ये आपका रोकर आर्म हो जाएगा, ठीक है, रोकर आर्म हो जाएगा। इधर आपका जो है ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया, फिर उसके बाद ये आपका गाइड पिन हो गया, ये आपका वी ग्रुप हो गया और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। इसमें और भी पूछा जाता है, स्पिंडल के बारे में पूछेगा तो स्पिंडल जो होता है रोकर आर्म से जुड़ा होता है। जैसे ये आपका स्पिंडल हो गया, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो रोकर आर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर जो होता है यहाँ पे स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से उसको क्या होता है, मदद से क्या होता है, उसको किसी भी स्थिति में जकड़ा जा सकता है, मतलब बांधा जा सकता है। जैसे ये बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन खींच रहा है, ठीक है। किसकी सहायता से, बेस की सहायता से पैरेलल लाइन ऊपर में खींच रहा है। इसका केयर एंड मेंटेनेंस देखते हैं। तो उसका जो केयर एंड मेंटेनेंस है वो है आपका उपयोग करने के पहले या बाद में उसको साफ़ करें, ठीक है। मार्किंग के लिए उपयोग करने से पहले सतह के आधार के नीचे तेल का थोड़ा पतला परत लगाना है, जिससे क्या होगा कि उसमें घिसावट नहीं आएगी। तो उसमें क्या होता है, मेटल भी नहीं घिसेगा तो उसकी एक्यूरेसी भी नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि टिल्ट हो गई तो उसकी भी मतलब घिस जाने से क्या हो जाता है और थोड़ा एंगल बन जाता है, तो उसमें भी क्या होगा, आपका मार्किंग सही नहीं होगा। उसके बाद यदि आवश्यक है तो उसका मतलब आपका यदि उसका जो पॉइंट है वो ख़राब हो गया है तभी आप उसको तेज़ करें, मतलब धार दें, अदरवाइज उसको ठीक है तो चलने दें। मार्किंग समझें, मार्किंग जब करते हो उस समय अधिक दबाव ना डालें। अधिक दबाव डालने से भी क्या होता है कि आपका जो स्क्राइबर है वो ख़राब हो सकता है। आगे जैसे देखते हैं तो आगे जो है बेसिक फिटिंग में आपका चीजल के बारे है, ठीक है। जो कोल्ड चीजल होते हैं उसके बारे है, ठीक है। तो कोल्ड चीजल में भी देखते हैं। तो कोल्ड चीजल में क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के छेनी होते हैं, बेसिकली कोल्ड चीजल को जो छेनी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के छेनी के बारे जानेंगे, फिर उसके भाग के नाम जानेंगे, उसके यूज़ को जानेंगे, फिर कहाँ पे यूज होते हैं उसको जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम छेनी के बारे, ठीक है। जो ठंडी छेनी होती है वो क्या होती है, तो छेनी जो होती है एक कटिंग औजार है जिसका उपयोग तो फीटर द्वारा या फिर दूसरे भी
होते हैं, जैसे वेल्डर होते हैं वो चिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फिटर का है बेसिकली, तो फिटर में क्या होता है, चिपिंग के लिए हम यूज़ करने, काटने के संचालन के लिए किया जाता है। तो हस्त औजार है, पहले तो आपका जो भी चीज़ल होता है वो हैंड टूल्स होता है, जिसका यूज़ जो होता है चिपिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब चिप जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उसको निकालने के लिए जो है वो चिप आपका टूल जो होता है चीज़ल का, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिखा रहा है, ये आपका ड्रिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इससे मार कर ये बीच का जो पोर्शन है उसको हटा दिया जाएगा। ये जैसे इसमें चिप्स को निकाल रहा है, इसको एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको निकाल रहा है। इसमें सेम चीज़ किया है, यहाँ पे बीच में कर दिया है, पहले काट दिया है, ठीक है, मार्किंग करके, फिर इसके बाद इससे काट रहा है। अभी इसको जो लाइनिंग है उस चीज़ को फिक्स कर रहा है, जिससे बाद में फिर जाके काट के निकाला जा सके। जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, चिपिंग एक छेनी और हथौड़े की मदद से अतिरिक्त धातु को हटाने का ऑपरेशन है। तो चिपिंग जब भी आप चीजल का यूज़ करोगे उसमें साथ में आपका हैमर रहेगा, और हैमर की सहायता से क्या होता है, वहाँ पे हैमरिंग करके वहाँ पे जो अतिरिक्त धातुओं को हटाने के लिए जो है ऑपरेशन करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, जो रह गया उस पर या फिर बैठ गया, उसको निकालने के लिए हम चीज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिपकी हुई सतह खुरदरी होने के कारण उन्हें फाइलिंग द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। अब जैसे चिकनी सतह हो गई, उसमें कुछ हल्का मात्रा में रह जाता है खुरदरी प्लेस, तो वहाँ पे फाइलिंग करके आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। चीजल के अलग अलग पार्ट के बारे में नाम जानेंगे हम। तो चीजल के जो पार्ट होते हैं, सबसे टॉप का जो भाग होता है वो हेड होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको पॉइंट बोलते हैं, और ये आपका पार्ट जो हो गया बॉडी हो गया। मतलब टॉप और बॉटम का आटा, टॉप हो गया आपका हेड और नीचे आ जाएगा पॉइंट, उसके बाद बीच का जो भाग है वहाँ से यहाँ तक का वो आपका बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो सिर हो गया, शरीर हो गया, और बिंदु या धार बोलते हैं, ठीक है। छेनी का जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है, या फिर क्रोम वेनेडियम होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है आमतौर पर, इसका जैसे ये क्रॉस सेक्शन जो होता है या तो हेक्सागनल होगा या फिर ऑक्टागनल होगा। ऑक्टा मीन्स इसके 6 हो सकते हैं फेसेस, या 8 हो सकते हैं, ठीक है। और जो इनका किनारा होता है, जैसे ये किनारा हो जाएगा हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है, तो कठोर और टेम्पर्ड होता है, जिससे क्या होता है काटने में सहायता होती है। अब जैसे अलग अलग टाइप के जो छेनी होते हैं उसको भी जानेंगे। तो उसमें चपटी छेनी हो गई, क्रॉस कट छेनी हो गई, अर्धगोल नाक की छेनी हो गई, डायमंड पॉइंट छेनी हो गई, और वेब छेनी हो गई। तो इसको इंग्लिश में भी थोड़ा बता देता हूँ। फ्लैट चीजल हो गया, क्रॉस कट चीजल हो गया, फिर हाफ राउंड चीजल हो गया, डायमंड पॉइंट चीजल हो गया, और एक हो गया वेब चीजल हो गया। तो सबके हम अलग अलग यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो जो फ्लैट चीजल होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है बड़े सतहों पर, मतलब उपयोग, इनका उपयोग बड़ी सपाट सतहों पर धातु को हटाने और वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को चिप ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो फ्लैट चीजल होते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, जहाँ जैसे वेल्डिंग करते हैं या फिर कास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे अतिरिक्त जो धातु बैठ जाती है उसको निकालने के लिए जो होता है फ्लैट चीजल का यूज किया जाता है। क्रॉस कट चीजल जो होता है, या कैप चीजल बोलते हैं, क्रॉस कट चीजल कोई कैप चीजल बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है स्लॉट होता है, या फिर आपका जो खांचे होते हैं, स्लॉट या खांचे जो होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ये आपका, ये दिया हुआ है स्लॉट, ठीक है, या खांचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल का यूज किया जाता है। जैसे ये फॉरवर्ड फिगर दिया हुआ है, तो ये आपका फ्लैट चीजल का है, ये आपका क्रॉस कट चीजल का है, जिसको कैप चीजल भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे देखोगे तो एक यहाँ पे फ्लैट वाला एरिया जो है, यहाँ पे फ्लैट चीजल का यूज करा जाता है। वहीं स्लॉट में देखो आपका क्रॉस कट या कैप चीजल का यूज किया जाता है। वहीं आपका जो अर्धगोला या हाफ राउंड नोच चीजल होता है, ठीक है, इसका जो होता है ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए, ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी को तेल के जो खांचे होते हैं उसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है, जहाँ पे कॉर्नर बनते हैं, जैसे ये कॉर्नर बनेगा तो यहाँ पे यूज करा जाएगा कॉर्नर। जैसे जो उपयोग जो होता है कोनों और जोड़ों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए, स्क्वायरनेस ऑफ जो जॉइंट होते हैं स्क्वायरनेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही कोना जो होता है उसका कोन छूटेगा, उस पॉइंट को जो होता है उसको क्लीन करने के लिए, या फिर उसका जो मटेरियल है उसको निकालने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है।
उसके बाद होता है वेब चीजल या पंचिंग छेनी का, तो जहाँ पे चैन ड्रिलिंग करी जाती है। चैन ड्रिलिंग क्या होता है, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, जैसे ये मेटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से यहाँ मार देगा तो ये पार्ट निकल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मार देगा तो वो पार्ट भी निकल जाएगा। यहाँ पे बीच में एक कर दिया, इधर से इधर मार दिया तो ये आपका अलग अलग हो जाएगा, ये बीच का पार्ट फिर निकाल लिया जाएगा। तो ऐसे करके होता है। चैन ड्रिलिंग में क्या होता है, जब भी पहले क्या होता है, चैन ड्रिलिंग करी जाती है, मतलब पास पास ड्रिल करी जाती है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ मतलब लगा के मार दिया जाता है तो ये बीच का मेटल टूट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब छेनी को जैसे निर्दिष्ट करना है उसके अनुसार से जो निर्दिष्ट किया जाता है वो निम्न अनुसार से किया, जैसे लंबाई हो गया, फिर उसके टाइप हो गए हैं। जैसे लंबाई क्या हो गया, अत्याधुनिक की चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई जो है वो कितने लंबाई का होगा छेनी, उसका हो गया। फिर टाइप में आ जाएगा कौन सा टाइप का है, जैसे फ्लैट हो गया, क्रॉस हो गया, कैप चीजल हो गया, फिर डायमंड पॉइंट हो गया। लेंथ में आ जाएगा आपका 100 mm का है, या फिर 200 mm का है, या 300 mm का है, ऐसा करके आएगा। फिर उसकी चौड़ाई हो जाएगी, जैसे फ्लैट चीजल है तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी हाफ इंच, मतलब 30 mm 50 mm ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन मतलब हेक्सागोनल चाहिए या ऑक्टागोनल चाहिए, जिसमें हर एक का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने फ्लैट चीजल का और क्रॉस कट या कैप चीजल का देख लिया था, तो इसमें जैसे देखते हैं हाफ राउंड चीजल का है, ये हाफ राउंड चीजल है, ठीक है। इसमें देखोगे ये आपका जो फेस है यहाँ पे नीचे राउंड बन रहा है तो ये हाफ राउंड चीजल है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये ग्रुप्स काट रहा है, ऑयल ग्रुप्स काट रहा है। वहीं आपका ये जैसे चैन ड्रिलिंग का बताया तो ये चैन ड्रिलिंग किया हुआ है। फिर ये वेब चीजल है, इसका यूज करके बीच वाले पार्ट को निकाल देगा तो आपको वेब चीजल हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें, जैसे ये है डायमंड पॉइंट चीजल का, तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से है, इस तरह से ये डायमंड का शेप होता है, ठीक है। तो ये डायमंड पॉइंट चीजल ये जैसे कॉर्नर के पार्ट को क्लीन करने के लिए, या फिर उसके जो बर लगे होंगे या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद जो एंगल होते हैं छेनी के, उसके बारे जानेंगे कि उसके एंगल जो होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, उसका यूजेज जो होता है, उससे डिफेक्ट क्या आते हैं, कम करते हो तो क्या डिफेक्ट आते हैं, ज़्यादा करते हो तो क्या डिफेक्ट आते हैं, उसके बारे देखेंगे तो, ठीक है। एंगल ऑफ चीजल में देखते हैं तो चीजल में अभी जैसे बिंदु कोण और सामग्री, पॉइंट एंगल एंड मटेरियल, तो पॉइंट एंगल एंड मटेरियल में देखेंगे तो अलग अलग चिप्स के लिए क्या होती है, उसके एंगल भी चेंज होते हैं, उसकी मटेरियल भी चेंज होती है, ठीक है। जितना सॉफ्ट मटेरियल में जाओगे, सॉफ्ट मटेरियल में क्या होता है कि उसमें एंगल जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वो कम रहता है, उस पर आसानी से काट दिया जाता है। वहीं आपका यदि ज़्यादा हार्ड मटेरियल आ गया तो फिर उस पर बहुत कम मात्रा में करके उसको काटा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं पॉइंट एंगल मटेरियल, ठीक है। तो चेनी का जो सही बिंदु काटने का कोण चिप की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करती है। जैसे अभी मटेरियल मैंने बताया, सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल करके। जैसे क्या होता है, नरम जो सॉफ्ट मटेरियल होती है उसके लिए जो कोण होते हैं वो तीव्र होते हैं, मतलब धारदार होते हैं। और वहीं कठोर जो होती है, हार्ड मटेरियल होती है, उसके लिए चौड़े कोण दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, आसानी से वो कट सकता है। नहीं तो आप जैसे क्या होता है इसमें, जैसे काटना है हार्ड मटेरियल के लिए आप यदि दे दोगे पतली या धारदार कोण दे दोगे तो वो जो आपका टिप मतलब पॉइंट है वही टूट जाएगा या मुड़ जाएगा। इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही आपका झुकाव का भी एक सही बिंदु होना चाहिए। सही बिंदु और कोण सही रेखा और निकासी कोण जो है बेसिकली वो उत्पन्न होता है। जैसे आपका ये जैसे दे रखा है करेक्ट इंक्लिनेशन, तो इसका जो झुकाव है उस चीज़ के बारे दे रखा है, इस तरह से आपका चिप्स उड़ेगा। इसमें देखेंगे हम अलग अलग एंगल होते हैं, रेक एंगल होते हैं, पॉइंट एंगल, इंक्लिनेशन, उसके बाद क्लियरेंस एंगल। तो रेक एंगल पहले देखते हैं। तो रेक एंगल जो होता है, रेक एंगल जो होता है काटने के बिंदु के शीर्ष फेस पर, मतलब सबसे ऊपर भाग पर जो होता है कोण बनता है, ये काटने के किनारे पर जो आपकी सतह के समान 90 डिग्री से होता है। तो जैसे ये आपका 90 डिग्री ये रेक एंगल है, ये जो गामा दे रखा है ये गामा, ये आपका रेक एंगल है। तो मतलब 90 डिग्री से जहाँ पे इसका पॉइंट एंगल बैठ रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे रेक एंगल कोण काटने के बिंदु के शीर्ष फेस से, तो ये कटिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके शीर्ष पॉइंट से जो 90 बीच को शीर्ष फेस के बीच का कोण है, शीर्ष फेस ये हो गया ये वाला, और इधर से
जॉब की सतह का सामान्य 90 डिग्री, जॉब की सतह का ये 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये आपका रैक एंगल है। वहीं पॉइंट एंगल जो हो जाएगा, पॉइंट एंगल जो हो जाएगा आपका दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो पॉइंट एंगल जो हो जाएगा, ये जो चीजल है इसका जो सेंटर हो जाएगा वो आपको पॉइंट एंगल हो जाएगा। वहीं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो सरफेस जहाँ पे काट रहा है उसके सरफेस से लेकर जो एंगल बन रहा है पॉइंट के, ये चीजल का सेंटर का, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। फिर उसके बाद क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, जो चीजल है, चीजल का जो निचला हिस्सा है उससे और बेस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। तो ये आपका इसमें अल्फ़ा जो है वो क्लियरेंस एंगल है, बीटा जो है पॉइंट एंगल है, और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। और एक एंगल तो आपको बता दिया 90 डिग्री से पॉइंट एंगल, जो चीजल है उसका टॉप जहाँ से निकल रहा है तो वहाँ का जो होता है पार्ट वो आपका रैक एंगल होता है। जिससे इसमें क्लियरेंस एंगल के बारे दिया हुआ है। क्लियरेंस एंगल जो होता है निचले हिस्से से लेकर, जैसे बेस से बताया, बेस से जो कटिंग एज का जो शुरू होने वाला कार्य के सतह को स्पर्श करता है, तो ये वाला तो ये आपका जो है स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है ये आपका क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। यदि निकासी कम, बहुत कम या शून्य होगा तो उस केस में क्या हो जाता है, रैक बढ़ जाता है। जैसे आपका निकासी कोण कह रहा है, तो निकासी हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा आपका क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये यदि आपका कम रहता है या फिर शून्य रहता है तो रैक एंगल जो है बढ़ जाएगा। मतलब इधर कम करोगे, इधर कम करने का मतलब इसको डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और वही चीज़ यदि आप इसको ऊपर ले जाते हो तो ये आपका फिर बढ़ जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट चलेगी, ठीक है। जैसे रैक कोण बढ़ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है, आदमी कार में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्लिप करेगी, छेनी खिसक जाएगी। यदि आप क्लियरेंस एंगल सही नहीं रखोगे तो उस केस में स्लिप हो जाएगी। और यदि क्लियरेंस एंगल ज़्यादा दे देते हो और रैक एंगल कम कर देते हो तो उस केस में क्या होती है, वो मेटल पे घुस जाती है अंदर। जैसे इसमें दिया हुआ है, यदि निकासी कोण बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो रैक एंगल क्या होता है, कम हो जाएगा और काटने का किनारा जो है अंदर चला जाता है, मतलब वो डिगिंग हो जाता है। और गहरा मतलब कट जो है गहरा और गहरा गहरा हो जाएगा, जो दे रखा है इसमें और घुस जाएगा, तो उससे और गहरा। चिपिंग के लिए जो विभिन्न सामग्री के लिए सही बिंदु कोण और झुकाव कोण टेबल जैसे दिया हुआ है, अलग अलग जो होते हैं मेटल होते हैं उसके लिए अलग अलग बिंदु कोण और झुकाव कोण होता है, ठीक है। ये सब सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जैसे दिया हुआ है इसमें, जैसे सीधा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है बढ़ा दिया तो उसमें क्या होगा, सीधा अंदर जा रहा है मेटल को काटते हुए। उसके बाद एक क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग जो होती है खुदाई को रोकने के लिए छेनी में जो होता है, जैसे ये छेनी हो गया, ठीक है, इसमें साइड वाले पार्ट को जो होता है ना वो क्राउन किया हुआ रहता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो जहाँ पे भी आप रखते हो ना, सीधा ऐसा ना हो मेटल पे घुस जाए। जैसे यही दिया हुआ है, कोनों की खुदाई को रोकने के लिए छेनी के काटने के किनारे को क्राउनिंग कहा जाता है, जो जिससे छेनी बिंदु टूट जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है, जिससे क्या होता है, क्राउनिंग करने से वो डिगिंग को ही मदद करता है, ठीक है। क्राउनिंग छीलने के दौरान, क्राउनिंग जो होता है छीलने के दौरान, जब आप चीलिंग कर रहे हो उस दौरान क्या होता है, एक सीधी रेखा के साथ स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है। और वही जगह क्राउनिंग यदि नहीं रहेगी तो वो सीधा जिधर भी टच करते जाएगा उधर वो मारते जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका फेसेस जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो क्राउनिंग दी जाती है, जिससे वो इधर उधर डैमेज ना करे। इसमें जैसे अलग अलग जो मटेरियल होता है उसके लिए दिया हुआ है, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग जो बिंदु कोण होते हैं, शादी कोण का झुकाव होता है। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री होता है और उसका कोण का जो झुकाव होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 39.5 होता है। वहीं कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है एंगल और 37 डिग्री होता है। तो आप इसमें 2.5 नंबर के भी 2.5 डिग्री के घटाओगे और इसमें 5-5 करके घटाओगे, ठीक है, ये चलेगा। तो इसमें अब इसका क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। कटिंग पॉइंट जो होता है हाई कार्बन स्टील का पूछा जाता है 65 हो गया, कास्ट आयरन का 60 डिग्री हो गया, माइल्ड स्टील का 55, पीतल का जो होता है 50। यहाँ पे एलुमिनियम का बहुत पूछा जाता है, वो 30 होता है, कॉपर का 45 होता है, ठीक है। वहीं आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा जाता है, हाई कार्बन स्टील का 39.5 होता है, ठीक है, कास्ट आयरन का 37 होता है, माइल्ड स्टील का जो होता है 34.5 होता है, पीतल का जो होता है 32 होता है, कॉपर का जो होता है 29.5 होता है, एलुमिनियम का जो होता है वो 22 होता है। इसका केयर एंड मेंटेनेंस का दिया हुआ है, ठीक है।
तो देखभाल और रख रखाव में देखते हैं, तो देखभाल रख रखाव में क्या होता है, जब भी आप छेनी का उपयोग करते हैं उस टाइम क्या कर रहे हैं, जब भी यूज़ करना है तो कोशिश करें यदि उसको पहले उसके जो पॉइंट हैं उसको चेक करें, ठीक है, उसमें धार है या नहीं है। उसके बाद जब धार नहीं है तो उसको तेज़ धार कर लें, ठीक है। और जंग लगने से बचने के लिए उसमें तेल लगाएं। और जब भी आपका छेनी का क्या हो जाता है, जो जिस हेड वाला पोर्शन में क्या होता है, स्ट्राइकिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो उसमें एक मशरूम हेड फॉर्म हो जाती है। तो कोशिश करें जो मशरूम हेड है उस छेनी का प्रयोग ना करें। और यदि उसका प्रयोग करना है तो पहले उसका हेड को आप ठीक कर लें, ठीक है, ग्राइंडिंग करके उसको जो मशरूम हेड है उसको निकाल लें, फिर उसके बाद ही उसका यूज़ करें। तो ये कह रहा है मशरूम हेड वाली छेनी का प्रयोग ना करें। बाकी आप उसको ठीक करके कर सकते हैं, ठीक है। चिपकाते समय सुरक्षा चश्मे में जब भी आप चिपिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप गूगल्स पहन लो, सेफ्टी जो आपका चश्मा होता है उसको पहन करके प्रयोग करें। उसके बाद छीलते समय ध्यान रखें, ठीक है, छेनी का सिर का जो है कोई चिकना पदार्थ नहीं है। जैसे छेनी के ऊपर तेल लग जाएगा तो तेल में क्या होता है वो स्लिप हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये फिगर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में, ठीक है, और इसमें पूछता है ये डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है, तो ये डिगिंग का हो जाएगा। वो क्या होता है, अंदर घुसता है। क्राउनिंग के बारे में पूछा जाता है, क्राउनिंग क्यों दिया जाता है, तो क्राउनिंग देने का मेन जो रीज़न है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, ठीक है। जो भी कोन है एक्स्ट्रा जो साइड मेटल में जैसे ऐसे जाएगा ना, ये तो ये इधर का कोना मार जाएगा, इसलिए ये क्राउन थोड़ा किया हुआ रहता है, ठीक है। क्राउनिंग बेसिकली जैसे नट बोल्ट में होता है ना चैम्परिंग, उसी तरह से इनमें होता है क्राउनिंग, ठीक है। बाकी ये वाला टेबल है, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उसके आपके बिंदु कोण और झुकाव कोण, साथ ही ये फिगर याद करिएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो ये किस चीज़ का है, ठीक है। साथ ही ये भी हो गया, क्या दर्शा रहा है इस करंट की, इसका एक्स लिख के पूछ देगा ये क्या है। फिर है इसमें जो गामा है, इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे दे रखा है इसमें आपका गामा जो दे रखा है इसका नाम पूछेंगे ये क्या है, ये आपका रैक एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का एंगल दिया हुआ रहता है, फिर इसका अल्फ़ा का पूछता है, इसका कितना होगा, तो इससे आप माइनस करोगे सीधा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हाफ है तो ये बीच का पूछते हैं, ये जैसे आधा हो गया ये 30 हो जाएगा, और इधर बचा कितना 30 बचा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर 15 डिग्रीज कहीं आपका अलग अलग करके वैसे निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। बाकी अगला चैप्टर जो है डेप्थ गेज से है, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज है, फिर मार्किंग मीडिया है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी इस तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन बटन जो होता है उसको भी हिट करना होगा, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।